और अब सीधा रुख करेंगे होशियारपुर का, जहां पर राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। सीधा डायरेक्ट युवाओं को परमिट्स देंगे, बस चलाने के परमिट्स। केबल की मोनोपोली आज 400 रुपए, हम इसको 200 रुपए कर देंगे। और रेत की मोनोपोली 1200 रुपए एक ट्रॉली का। ये काम कांग्रेस पार्टी यहां करके दिखाएगी। फूड प्रोसेसिंग की मैंने आपसे बात की, आप डायरेक्ट सीधा अपने खेत का माल फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बेच पाओ। हम ये भी चाहते हैं कि 170 सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज, आपको कभी नक्शे की जरूरत होती है, परमिट की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, आजकल आपको सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, उस मोनोपोली को भी हम तोड़ देंगे। 170 सर्विसेज, डिजिटल पंजाब, सीधा आपके घर में इंटरनेट के माध्यम से। आपको परमिट्स की जरूरत है, किसी नक्शे की जरूरत है, सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इंटरनेट पे अपने घर से, अपने फोन से ये काम कर पाओगे। तो ये हम आपके लिए करना चाहते हैं। आम आदमी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। मैंने सुना है कि वो मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक्स कांग्रेस पार्टी और शीला जी ने बनाई थी। दूसरी बात, इनको मोहल्ला क्लिनिक चलानी नहीं आती है। कोरोना के समय आप जाइए दिल्ली में, किसी से भी पूछ लीजिए मोहल्ला क्लिनिक्स का क्या हाल हुआ, दिल्ली की जनता को क्या सहना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, हजारों लोग सड़क पे, हजारों लोग सड़क पे मर गए। और यहां आके आम आदमी पार्टी कहती है भैया हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमने दिल्ली का नक्शा बदल दिया। दिल्ली का नक्शा बदल दिया तो कोरोना के समय कहां थे? दिल्ली का नक्शा बदल दिया तो कांग्रेस पार्टी के नेता, यूथ कांग्रेस दिल्ली में सिलेंडर लिए क्यों घूम रही थी? क्योंकि आम आदमी पार्टी कोरोना के समय बिल्कुल फेल हो गई। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घरों तक सिलेंडर पहुंचा रहे थे। अखबारों ने लिखा। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए पंजाब सेंसिटिव स्टेट है। यहां पे शांति की सबसे बड़ी जरूरत है और शांति रखनी पड़ती है। आप जानते हो, शांति की रक्षा करनी पड़ती है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी शांति की रक्षा करना जानती है। हम जानते हैं पंजाब के लोगों को एक साथ कैसे आगे लिया जा सकता है। हम किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। देखिए, कभी कभी हमारे नेता अपनी बात बोल देते, रख देते, मीडिया हमारे ऊपर आक्रमण करता है कि तो देखो गलत बयान दे दिया। मगर इसका कारण है, इसका कारण आपको समझना होगा। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। बहुत ही डेवलपमेंट का एक हमारा क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी रही है, डेवलपमेंट के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। हमारा तो डेवलपमेंट का एक क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस का बिल्कुल ब्रोकन रिकॉर्ड है डेवलपमेंट का।
जितना लंबा समय 60 ईयर कांग्रेस को मिला है, हमको 60 ईयर नहीं, हमको तो 15 ईयर्स चाहिए। 15 ईयर्स में ही हम देश को दुनिया की जो धनवान कंट्री, रिच कंट्रीज मानी जाती हैं, उन रिच कंट्रीज की क्यू में लाकर खड़ा कर देंगे। आज भारत में भी प्रॉस्पेरिटी तेजी के साथ बढ़ रही है। भारत पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी के समक्ष वही बात कहता था, लोग सुनते नहीं थे, लेकिन आज यदि भारत कुछ इंटरनेशनल फोरम पर बोलता है तो लोग कान लगाकर भारत की बात सुनते हैं। अब लोग स्वीकार करते हैं कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब एक ताकतवर भारत बन गया है, मजबूत भारत बन गया है। यह धारणा सारे देश में बन गई है। भारत की तरफ दुनिया का कोई देश आंख उठाकर नहीं देख सकता है। आपने देखा उरी और पुलवामा में घटना हुई थी, पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर कायराना हमला करके उनकी किलिंग की थी, शहीद हुए थे वो। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया तो हमारी आर्मी ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर जितने टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर से उसको सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। हमने सारी वर्ल्ड को यह मैसेज दे दिया कि भारत अब एक स्ट्रांग कंट्री है। हमें जो आंख दिखाने की कोशिश करेगा, हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो हम उसे बॉर्डर के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो बॉर्डर के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह हमारी ताकत है, यह मैसेज सारी दुनिया को चला गया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, मैं देख रहा था कि यहां की गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है। बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए। मुझे अच्छा लगा, आयुष्मान भारत कार्ड आप लोगों को मिला है। आयुष्मान भारत कार्ड कुछ लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? वो आयुष्मान भारत कार्ड हाँ मिला है, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं आप लोगों को बतलाता हूं, आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा आपको, चिंता मत। जिनको नहीं मिला है उनको मिलेगा। 1 साल तक 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री होगा। यही आयुष्मान भारत योजना है, यही आयुष्मान भारत योजना। और वह कार्ड मिलेगा। ये एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचा है तभी कि नहीं पहुंचा है? यह पहुंचा है। यह पहली बार मोदी जी ने किया है। लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में आंख से पानी आता था और हमारी माताएं बहनें खाना बनाती थी। लेकिन अब वो ऐसे हालात हम लोग नहीं रहने देना चाहते। कोरोना भी है, कोरोना कोविड है कि नहीं? अभी है। कोरोना पर भी जिस तरीके से कंट्रोल करने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, उसको प्रेज किया जा रहा है दुनिया के दूसरे देशों में। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यहां पर कोरोना के कारण आज भी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, लोगों की जिंदगी जा रही है। लेकिन यहां पर कोविड पर, कोरोना पर काबू पाने में जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कैरिस्मेटिक काम किया है, उसकी सराहना पूरे दुनिया में हो रही है। वैक्सीन पहले हमारे यहां नहीं बनती थी, हम दूसरे देशों से मंगवाते थे। आज वैक्सीन हमारे देश में ही नहीं, देश में तो बनी रही है, हम दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। यह भारत की ताकत बड़ी है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और हमारे यहां के कैंडिडेट श्री करम सिंह जी को जिता देंगे, जिता देंगे। हाथ उठाकर जरा बतलाइए, जिता देंगे? पक्का मानकर जाऊं? और बहनों भाइयों, ये करम सिंह जी को आपने कितने में 5,000 6,000 से नहीं जिताना है, तो इस बार 8,000 से आप जिता दीजिए करम सिंह जी को। यह मैं अपील करने आया हूं। 8 to 10,000 से हमारे करम सिंह जी जीतने चाहिए। इसलिए आज के इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए, बहुत देर से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। रंधावा जी, हम पंजाब को गहराई से समझते हैं।
हम समझते हैं कि पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में भाईचारा, पंजाब में शांति और पंजाब में एकता है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी मरने को तैयार है। ये मैसेज था और जो मैंने बोला है इसको आप गहराई से सुनिए, इसके बारे में आप सोचिए। कांग्रेस पार्टी पंजाब को जानती है, समझती है और पंजाब में शांति रख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो राहुल गांधी जनता को संबोधित करते हुए आज एक तरफ दूसरे चरण का मतदान जारी है उत्तर प्रदेश में। पहले और एक ही चरण में गोवा और उत्तराखंड में भी वोटिंग हो रही है। वहीं 20 फरवरी को पंजाब में मतदान होना है और इसी को लेकर तमाम पार्टियों ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पंजाब में अपना पूरा का पूरा ध्यान प्रचार प्रसार में पंजाब पर केंद्रित कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहीं पर प्रचार कर रही हैं। आपको बता दें कल अरविंद केजरीवाल भी वहीं मौजूद थे। तो तमाम पार्टियां इस वक्त अपना पूरा ध्यान जो है पंजाब के इलेक्शंस पर केंद्रित कर रही हैं अब, क्योंकि पंजाब में 20 तारीख को वोटिंग होनी है। आज जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाना नहीं भूले, क्योंकि जो फार्म लॉज थे उसको लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा था, बीजेपी को घेरा जा रहा था। और इसी को लेकर आज राहुल गांधी ने भी जनता को संबोधित किया है और केंद्र की सरकार को घेरने की कोशिश की है। साथ ही ये भी बताया कि कांग्रेस पंजाब को सुरक्षित रख सकती है। और उधर संभल में लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश चुनावों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या है संभल का हाल? नमित त्यागी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के दूसरे फेज में आज 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस वक्त हम सबसे हॉट सीट संभल में है। संभल के MGM कॉलेज के बाहर है और ये जो पूरा एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, साफ तौर पर बात करें यहाँ पर जितने भी कोविड की गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनके तहत मतदान किया जा रहा है। अपने अंदर तस्वीर अपने विजय से कहूँगा कि दिखाइए, जो लंबी लंबी कतारें हैं वो संभल में लगनी शुरू हो गई हैं। सुबह 9 बजे तक की बात करें तो 10% मतदान जो है वो हो चुका है और लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा जागरूक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर और इस वक्त रामपुर से अब्दुल्ला आजम क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें हम सुन लेते हैं। पेड़ चुराने का इल्जाम है, शराब की बोतल चुराने का इल्जाम है। हमारा सबसे संगीन जुर्म ये है और आजम खां साहब का सबसे संगीन जुर्म ये है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाई है। अब किसानों को तो 4 किसानों को अगर आप कुचल दें तो उसके बाद भी 4 महीने में बेल हो जाती है। शायद यही बीजेपी का न्यू इंडिया है जिसका वो नारा देते हैं। बीजेपी कहती है कि अब की बार जाति पे वोट नहीं होगा, अब की बार विकास के नाम पे वोट होगा। तो बीजेपी खुद ही विकास की बात नहीं कर रही है। बता दीजिए आपकी जनसभा में बीजेपी वाले कोई विकास की चीज गिना रहा है? बीजेपी विकास का जिक्र ही कहाँ कर रही है? आप बताएं कौन सी रैली में बीजेपी के विकास की बात हुई है? तो ये आप रामपुर में क्या लोकल क्या मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा मानते हैं? देखिए रामपुर के मुद्दे वही हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। बस रामपुर को जिस तरीके से पुलिस ने शौकिया मारा है, जेलों में बंद किया है, वो शायद जुल्म ज्यादती आज तक के आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं। दूसरा चुनाव है आपका, पहले और इस बार में क्या अंतर मानते हैं? लोगों की और ज्यादा मोहब्बत है। और आजम खान आपके साथ नहीं है, इस बार आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कमी खल रही है आपसे? ये जाहिर सी बात है, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, लोगों के दिल में आजम साहब रहते हैं और लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपना नतीजा 10 मार्च को देंगे। चलिए बहुत आप कैसे देखते हैं, कितने बड़ा एक लॉस होता है? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि आजम साहब की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, मैं भी नहीं पूरी कर सकता। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि किसी बेगुनाह इंसान को जेल में बंद कर देने का किसी ने अच्छा माना है तो ये बीजेपी की गलतफहमी है। लोग बुरा मानते हैं इन बातों का और शायद इसका रिएक्शन भी 10 मार्च को बीजेपी देखेगी।
इस बार के जो चुनाव हैं आप क्या सामने लेके गए हैं लोगों के, ये बताएंगे। देखिए, जो ज्यादती रामपुर वालों के साथ हुई है, जिस तरह शौकिया पुलिस ने लोगों को मारा है, मुकदमे किए हैं, किसानों के साथ जो हुआ, लखीमपुर में जो हुआ, कोविड में जो हुआ, वो तमाम चीजें जनता के सामने है। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो भी जनता के सामने है, और लोग जिस तरीके से मेरे पास लोगों का रिस्पांस आ रहा है, वो एक बहुत बहुत अच्छा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते आजम खां चीफ बाहर आए जेल से। देखिए, ये बीजेपी का बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया। मेरे ख्याल से डबल इंजन के दोनों इंजन, जैसा कि लोग मुझसे कह रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी ना होती तो बताओ आजम खां जेल में होते, और जेल में खाए में भैंस चोरी, बकरी चोरी और मुर्गी चोरी में। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ये कह रहे हैं कि जो भी आपने अभी स्टेटमेंट दिया, तो मेरे ख्याल से पहले बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर ले तो ज्यादा है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेके काफी बैटिंग कर रही है। उन्होंने कंपेयर किया है समाजवादी पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को। जी। उन्होंने बोला है कि 3-4 दिन में हर रोज दंगे होते हैं। जी। कैसे देखते हैं आप? अगर ऐसा ही है तो फिर क्राइम रेट कैसे बढ़ा हुआ है? 4 किसानों को एक जीप कैसे कुचल देती है, और 4 महीने में मुलजिम बाहर भी आ जाता है। मेरे ख्याल से यूपी वालों के लिए इतना ही लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना बहुत है। इससे ज्यादा अच्छा हो गया तो मेरे ख्याल से लोग अपने घरों में से भी निकलते हुए डरेंगे। रामपुर रसोड़ा में फैमिली की सीटें हैं, और कैसे देख रहे हैं आप कंपटीशन को, क्योंकि नवाब्स भी आपके खिलाफ में? मैं लोगों के लिए लड़ता हूं, लोगों के साथ रह के चुनाव लड़ रहा हूं। मैं इतना जानता हूं कि लोग मेरे साथ हैं। आपकी क्या सीट की एक्सपेक्टेशन है? समाजवादी पार्टी इस बार कितनी सीटें लेगी? यहाँ पर कम से कम रामपुर में 5 सीटें समाजवादी पार्टी। और ओवरऑल आपके हिसाब से? बहुत अच्छी सीटें रहेंगी, आप देखेंगे। आपके एजेंट को भी किसी आज मारपीट की? ये सुना है मैंने अभी, और इस बात की कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग और प्रशासन भी इसका संज्ञान ले। बीजेपी के कैंडिडेट ने रामपुर में एक समाजवादी पार्टी के एजेंट को सिविल लाइंस पर अपने हाथों से मारा है। अगर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग, ऑब्जर्वर साहब, ये लोग उसका संज्ञान लेंगे तो लोगों का न्याय व्यवस्था, मतलब जो हमारा एक पूरा सिस्टम है और एक साफ सुथरा और एक क्लीन एंड फेयर इलेक्शन का जो एक वादा किया जाता है, उस वादे में शायद उनका भरोसा बढ़ेगा। शिकायत करिए। थैंक यू सो मच। एक सवाल अब्दुल्ला, क्या समाजवादी की सरकार आती तो आजम खान के खिलाफ? तो ये थे अब्दुल्ला आजम जो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, और उनका कहना है कि रामपुर की जनता इस बार जो है अपना फैसला 10 मार्च को सुना देगी। रामपुर की जनता के साथ अन्याय हुआ है, जेलों में डाला गया, उनका दमन किया गया। अब ये तो देखिए 10 मार्च को ही पता चलेगा कि रामपुर की जनता के मन में असल में क्या है। लेकिन जाहिर सी बात है, हर पार्टी जब भी मीडिया से बातचीत करेगी, जब भी जनता से मुखातिब होगी, अपनी जीत का दावा ही पेश करेगी। असल में जनता ने किसको अपनी सराखों पर बिठाया है, किसके सिर जीत का ताज पहनाया है, ये हमें 10 मार्च को पता चलेगा। लगातार वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और रामपुर की जब बात होती है तो रामपुर एक हॉट सीट है। आजम खान एक बार फिर चुनावी मैदान में है, अब्दुल्ला आजम चुनावी मैदान में है, और तस्वीर कितनी बदलेगी या फिर तस्वीर एक बार फिर वही नजर आएगी रामपुर की, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। फिलहाल यूपी में 1 बजे तक का जो वोटिंग अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 39.07% मतदान हो चुका है। सहारनपुर में 1 बजे तक 42.44% हुआ है मतदान। बिजनौर में 1 बजे तक 38.64% मतदान हुआ है। मुरादाबाद में 42.28%, रामपुर में 40.10% वोट पड़े हैं। वहीं संभल में 40.10% वोटिंग हुई है। बदायूं की अगर बात करें तो 1 बजे तक 35.57% वोटिंग, बरेली में 1 बजे तक 35.47% वोटिंग हुई है। अमरोहा में 1 बजे तक 40.90% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 39% वोटिंग हुई है। 1 बजे तक का ये वोटिंग अपडेट हम आपको बता रहे हैं, और सुबह से ही न्यूज इंडिया की महा कवरेज जारी है। लगातार हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। हर सीट के बारे में हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। सबसे पहले न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं सबसे सटीक खबर, सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सिर्फ न्यूज इंडिया पर।
और बरेली की अगर बात करें तो बरेली की आम जनता से हमारे संवाददाता ने बात की है। क्या चाहती है आवाम, आइए हम भी जानते हैं। बरेली में इस समय जो मतदान हो रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग घरों से अपने निकल कर आ रहे हैं और अपने मत का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस बार का जो मत दिया है वो क्या सोच के दिया है। हमने तो बेरोजगारी पे दिया है, और बरेली नहीं बल्कि पूरी यूपी इस बार बेरोजगारी को देख के ही अपना मत का प्रयोग करेगी। और हमारे साथ तो ये हुआ, सन 2016 की वैकेंसी अभी 6 साल हो गई, रिजल्ट पेपर करा दिया, रिजल्ट ही नहीं आया, उसको देख के हमने मत दिया। हमने मत दिया है विकास को देख के। हमने अपना मत दिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, धर्म पे राजनीति करेगी तो उसे बायकॉट पूरी यूपी बल्कि पूरी भारत को करना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है? हमें तो चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे ओवैसी हो, हमें तो जो ये सब धर्म की राजनीति करते हैं, एक अखिलेश यादव है, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। यहाँ जो भाई साहब खड़े हुए थे, इनका कहना था कि ये अखिलेश यादव जी धर्म की राजनीति नहीं करते। यहाँ कुछ महिलाएं मेरे साथ खड़ी हुई हैं जो अभी अभी अपना वोट डाल के आई हैं। मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा कि अपना आप चिन्ह दिखाएं कि आप वोट डालकर आए हैं। दूसरा, आपके मुद्दे क्या हैं, आपने वो क्या सोच के आपने यहाँ पर मतदान किया है? आप लोग सब धर्म को मुद्दा ना बनाए, बल्कि जो विकास करे उसी को वोट दें। तो आपको क्या लगता है कि यूपी में भी विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मतलब बहुत सी बेरोजगारी ज्यादा हुई है और युवा बहुत परेशान है, ये सब नहीं होना चाहिए था। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार साइकिल, अखिलेश यादव। अब की बार अखिलेश की सरकार। ये बरेली की जनता है जो अभी यहाँ पर अपने वोट का प्रयोग कर निकली है और इन्होंने अपने मतदान किया है। पूरे परिवार के साथ ये फैमिली अभी आई हुई थी यहाँ पर अपने, और इन्होंने अब यहाँ पर अभी अपने मत का प्रयोग किया है। इनका कहना है कि इस बार यूपी में समाजवादी सरकार। कैमरामैन मुबीन के साथ मैं अरुण जायसवाल, न्यूज इंडिया के लिए। उधर रामपुर में लगातार चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वासिफ खान ने। देखिए, इस वक्त हमारे साथ रामपुर के डीएम सर मौजूद हैं जो कि पूरी तरीके से मतदान करा रहे हैं। और अभी रामपुर में एक शिकायत मिली थी किसी एक वोटर को लेकर, तो तुरंत ज्वाला नगर भी पहुंचे। तो आइए सीधे डीएम साहब से ही बात करते हैं। सर, जिस तरीके से रामपुर में मतदान चल रहा है उसको लेकर आपने मुस्तैदी से तय किया है, तो क्या कहें? देखिए, रामपुर में जो इलेक्शन चल रहा है तो उसको लेकर हमारी सभी टीमें मुस्तैदी से काम कर रही हैं और पूरी तरह लगभग 21% मतदान हमारा 11 बजे तक हुआ है। तो पूरी टीम हमारी ऑन टोज है। जहाँ से भी शिकायतें मिल रही हैं, चाहे ईवीएम को लेकर हो, चाहे किसी अन्य चीज़ को लेकर हो, हम खुद भी लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे सभी एसडीएम्स भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, एडीएम्स को, सीडीओ को, सब लोगों को हमने फील्ड में लगाया। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जहाँ से भी कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उसका तुरंत हम लोग जांच करा रहे हैं। जो फर्जी शिकायतें हैं उनमें भी लगातार उनका निस्तारण कर रहे हैं, सही शिकायतों पर लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो पूरी टीमें पूरी तरह सतर्क हैं। सर, पिछली बार से इस बार जो सुरक्षा बढ़ाई गई है वो किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बढ़ाई गई है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ इलेक्शन हो रहा है, माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो ज़्यादा मात्रा में अलॉट की गई हैं ताकि पीसफुल इलेक्शन हो। लॉ एंड ऑर्डर एक वो बड़ा एक कंसर्न रहता है निर्वाचन के दौरान। तो सभी लोग शांतिपूर्ण मतदान करें और बूथ पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, बूथ कैप्चरिंग की कोई समस्या किसी प्रकार से ना हो। तो उसको लेकर पैरामिलिट्री के फोर्सेस और जो हमारी पीएसी के जो फोर्सेस हैं उनकी तैनाती की गई है। सब लोग पूरी तरह अलर्ट हैं, सब जगह हमने चेक किया है। तो बहुत अच्छे से इलेक्शन संपन्न हो रहा है। सभी जो वोटर्स हैं उनका भी उत्साह देखने वाला है। और लगातार हमारी जो पूरी टीमें हैं सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। कहीं कोई गड़बड़ी भी अगर करता है तो उस पर भी जीरो टॉलरेंस है हमारा, उस पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि बाकी वोटर्स निर्भीक होकर अपना मतदान कर सकें। सर, इस बार कितने पोलिंग बूथ सेंटर बनाए गए हैं? टोटल 2058 हमारे पोलिंग बूथ हैं और 1123 हमारे टोटल पोलिंग सेंटर हैं जहां पे हमारा मतदान चल रहा है। सर, महिलाओं के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जो बूथ बनाए गए हैं उसकी क्या स्पेशलिस्ट है? महिलाओं के लिए देखिए, महिला जो फोर्स है उसकी तैनाती प्रत्येक बूथ पे की गई है। तो वो उनका महिलाओं की जो फ्रिस्किंग होती है वो भी वो करेंगे, चेकिंग भी करते हैं। मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जाना पूरी तरह निषिद्ध है।
और इसके अतिरिक्त जो हमारे महिला कार्मिक हैं, प्रत्येक पोलिंग पार्टी में महिला कार्मिक भी दी गई हैं, वो भी पूरी तरह चेक करते हैं। तो महिलाओं को लेकर भी पूरी तरह हमने तैयारी की है। शॉर्ट मिनिमम फैसिलिटीज़ हर बूथ पे हो, टॉयलेट्स आदि की व्यवस्थाएं सब प्रकार से प्रॉपर तरीके से हो, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत दुरुस्त की गई है और बहुत अच्छा फीडबैक हमें अपने पोलिंग पर्सनल से भी मिला है और पब्लिक से भी मिला है। थैंक यू सर, धन्यवाद। देखिए, ये थे मेरे साथ रामपुर के जिला अधिकारी जिन्होंने न्यूज़ इंडिया से बात करी और पूरी तरीके से जिस तरीके से इलेक्शन करा रहे हैं उसको बताया। रामपुर से न्यूज़ इंडिया के लिए वासिफ खान। और आजम खान के बड़े बेटे अजीब आजम ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। उनसे खास बात की हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने। हमारे साथ इस समय अदीब आजम साहब हैं जो आजम खान साहब के बेटे हैं और दोहरी चुनौती का इस बार उन्होंने मुकाबला किया है। आजम खान साहब का भी चुनाव उन्हें देखना था और अब्दुल्ला आजम का भी। कैसे निपटे हैं इस चुनौती से? मैंने कुछ नहीं देखा है, अब्दुल्ला ने सारा देखा है और उसने बहुत मेहनत की है, अब्बा के चुनाव में भी और अपने चुनाव में भी। ये भी अदीब जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीते 3-3.5 साल निकले हैं खासतौर से परिवार के लिए, उसमें ये चुनाव और ये मौका सियासी कितना महत्वपूर्ण है? वक्ती परेशानी तो झेली है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा और आवाम साथ है, लोग साथ हैं। बस ये अपील करूंगा कि पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा हो, लोग बेखौफ घर से निकलें, अपने कोई सख्ती भी नहीं है इतनी ज़्यादा। कॉन्फिडेंस है जो आबिद आजम साहब ने बताया है कि कोई रेस में नहीं है और एक बार फिर से रामपुर की जनता समाजवादी पार्टी को, अब्दुल्ला आजम और आजम खान साहब को अपना वोट देगी और वो आश्वस्त हैं कि जो वोट पड़ रहा है वो उनके फेवर में जाएगा। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, रामपुर। आजम खान के बड़े भाई मोहम्मद शरीफ आलम अपना वोट डालने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रामपुर में आजम खान साहब की गैर मौजूदगी में उनका परिवार लगातार न सिर्फ अपना वोट डाल रहा है बल्कि वोटर्स को मोटिवेट भी कर रहा है कि वो वोट डालें आके। आजम खान साहब के बड़े भाई मोहम्मद शरीफ साहब अभी वोट डाल के आए हैं। सर, पहले तो आप अपनी इंक दिखा दें। आप देखिए, वोट कास्ट कर दिया है मोहम्मद शरीफ साहब ने। अब ये बताइए कि ये चुनाव बीते चुनाव से, और जो 1-2 नहीं है, आधी सदी का चुनाव आजम साहब यहाँ से जीतते रहे हैं, तो ये चुनाव कैसे अलग था? ये चैलेंजर्स नहीं थे पहले, कभी इतनी नफरत नहीं थी कभी। ये मेरी तो आज 76 साल की एज हो गई, 36 साल में गवर्नमेंट में अफसरी करके आया, मैंने कभी नहीं देखा। मैं अकेला मुसलमान होता था डिपार्टमेंट में उस वक्त। मैं कालागढ़ में 73 में जब नहीं था, आई वॉज सिंगल। मैंने कभी फिर ही नहीं किया कि मैं क्या हूँ, लेकिन अब डर लगता है। लेकिन सर, ये जो हिंदू मुसलमान का मसला है, ये हम देखते हैं कि जब पोलराइजेशन होता है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, नई पीढ़ी हैं, अच्छा नहीं लगता है। और जब पोलराइजेशन होता है तो इसका फायदा दोनों तरफ से उठाते हैं। देखिए, एडवानी साहब कम पढ़े लिखे हैं, एडवानी साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, बट ही इज द मोस्ट क्रिमिनल। उन्हीं ने ही आग लगाई है रस चला के। आप ये ना समझे कि पढ़ा लिखा है तो बड़ा वो जस्टिफाइड होगा और सेकुलर होगा। गाँव का देहाती ज़्यादा सेकुलर है। मैं तो किसानी भी है, गांव देहातों में नहीं है, शहरों में जाइए, पढ़े लिखे हैं, दे आर मोर क्रिमिनल, यही आग लगाते हैं। तो इस आग में जलते भी सब हैं और रोटी भी सब सेकते हैं? नहीं, वो नहीं जलते ना, उनकी तो आमदनी होती है, क्या होती है यार। अच्छा, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि देखिए, इस बार परिवार के ऊपर चूंकि आजम साहब नहीं हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनका भी चुनाव है और इधर अब्दुल्ला आजम भी इस बार से कैंडिडेट हैं, तो कैसे मैनेज किया परिवार ने, किस तरीके से? आप बुजुर्ग हैं। आजम खान का उनके घर वाला कोई मैनेज नहीं करता है, लोग खुद कर लेते हैं मैनेज। दफ्तर जाते हैं, खुद अपने बस से उठाते हैं, ना कोई पैसा लेते, ना दोपहर का लंच। आपने देखा किसी के पास कोई डिब्बा तक नहीं होगा खाने का। यहाँ लोग उनके इलेक्शन खुद ही लड़ा देते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम तो दीवाने हैं आजम साहब के। पहला जब हुआ था इलेक्शन, आई वाज सेंट, ये शुरू की बात है, तो आजम खान से मैंने पूछा, यार कितना खर्च हुए? बोले खर्च तो ठंडी नहीं हुई, 20,000 की इनकम हुई, हार पड़े तो उनका इलेक्शन तो ऐसे ही होता है। अच्छा, एक चीज़ और, चूंकि वोट डालने वाला एक आम आदमी ही होता है और आप तो सरकारी डिपार्टमेंट में भी रहे हैं,
ये जो दौर बदल रहा है सियासत का, इसको आप किस तरीके से आंकेंगे, और खासतौर से तब जब समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं? मैं बताऊं आपको, बड़े सब टू साल वेरी सावर बड़े कर रहे हैं। ये है ट्रांजिशन पीरियड, वक्त बदल रहा है, ये एक लाइन है। एक एस्ट्रोनॉमर है समीर शर्मा, वो कह रहे थे कि 2022 जो है वो इंडिया में सिविल वार का टाइम है। एग्जैक्टली दिस इज सिविल वार। अब वो जमाने नहीं रहे तोपों से चलाने और कि वो सिविल वार हो, ये भी सिविल वार है।